हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप सभी लोगों के लिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और इसके अंतर्गत अपन ने ट्वेल्थ का जो टॉपिक्स हैं, जो ट्वेल्थ का पोर्शन दे रखा है, उसको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत पहला टॉपिक स्थिर वैद्युतिकी बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अपन ने बात करी थी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अपन ने आसानी से समझा था और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपन ने उस टॉपिक को कंप्लीट किया। इसके बाद में दूसरा टॉपिक मेरे द्वारा शुरू किया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे अपन कह सकते हैं विद्युत धारा। और आज अपनी क्लास नंबर है 15। इससे पहले की सभी क्लासेस आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर ऑर्डर वाइज यानी एकदम क्रम से पूरी आपको मिल जाएगी और आप आसानी से देख करके नोट्स अपने बना सकते हैं। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। और जो भी नए विद्यार्थी है उन्हें मैं बता दूं कि मैं खुद लैब असिस्टेंट, एलडीसी, पीटेट, आईआईटी जेईई मेंस, आरआरबी, एएलपी, एसएससी, एमटीएस जैसे कुछ एग्जाम्स में सेलेक्टेड हूं। और वर्तमान में आप सभी लोगों को पढ़ाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए, कठिन सवालों को आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए चूकना मत बिल्कुल भी। और यह क्लास अपनी अल्टरनेटिव डेज पर जो है रेगुलरली 11 बजे होती है सुबह। आप आसानी से 11 बजे जुड़ करके भी इस क्लास को पूरा देख सकते हैं, अन्यथा आप बाद में भी देखें, आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं। अपन ने जो अपने टॉपिक चल रहा है वो चल रहे थे क्रिचॉफ्स के नियम। क्रिचॉफ्स का प्रथम नियम, जिसे अपन कह सकते हैं अपना क्या, आवेश संरक्षण पर आधारित नियम, ठीक है, या फिर संधि नियम भी कहते हैं। और दूसरा नियम था क्रिचॉफ्स का, जिसे अपन लूप नियम कहते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित नियम। इसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा था और ये समझा था कि ये दोनों नियम क्या क्या बातें कहते हैं। अब इन दोनों पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा। और न्यूमेरिकल आपको करवाने का उद्देश्य केवल यही है कि आप लोग ये समझ पाए कि हाँ, आखिर में हमारे पेपर में जो टॉपिक हमें पढ़ाए जा रहे हैं उन टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप नोट करेंगे आज का। चलिए, और आप खुद भी ट्राई जरूर करें कि आप क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं, उससे आपको यह भी पता चलेगा कि हाँ, आप क्या सोच रहे हैं, और फिर मैं जब करवाऊं तो आप मैच करें। देखिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने ये स्ट्रेट लाइन, ये और ये, फिर इधर और इधर, ये पूरे ऐसे शाखा टाइप का आपका स्ट्रक्चर है, जिसके अंतर्गत मैं अलग अलग जंक्शंस के नाम दे रहा हूं। ये जो अपना जंक्शन है वो है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। और इसके अंदर जो करंट है वो जा रहा है 1.5 एम्पियर। इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो है 3 एम्पियर। तो इधर जो आएगा करंट वो एक्स है मान लीजिए, तो एक्स का मान एक तो ज्ञात करना है। और मान लीजिए इधर जा रहा है 1 एम्पियर, तो इधर जो वाई करंट आएगा वो कितना आएगा। यदि 0.25 एम्पियर करंट इधर जा रहा है तो इधर आई करंट जा रहा हो तो कितना होगा। ठीक है, ये डायग्राम है अपने सामने, देख लीजिए पूरा वापस से कि आपका 3 एम्पियर करंट आ रहा है, 1.5 इधर जा रहा है, इधर कितना जाएगा, एक्स की वैल्यू पूछी। फिर आपको बोला गया कि इधर आ रहे हैं तो 1 एम्पियर इधर जा रहा है, बचा हुआ इधर जा रहा है वाई में। फिर 0.25 इधर जा रहा है तो इधर कितना जा रहा है आई में, आपको ये बताना है। और आपका प्रश्न ये है कि आई का मान ज्ञात करें। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये जो अपने पास में डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बताइए इस टाइप के क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही
समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर टोटल 3 जंक्शन बन रहे हैं, ए, बी और सी। और जैसे ही आपको ये पता चल गया कि इसमें परिपथ नहीं बन रहा, केवल और केवल जंक्शन बन रहे हैं, संधियां बन रही है, लूप नहीं बन रहा, तो आप समझ गए होंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम लगेगा। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? बस वो बात जिसको याद है वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। मैं ये डायग्राम पुनः एक बार इधर ले रहा हूं, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है? फिर आप तब तक करते रहिए। ये लिखिए। अब देखिए इसका आंसर कैसे आता है, चुटकियों के अंदर ही देखिएगा आप, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 3 एम्पियर करंट अंदर आया, 3 में से अगर 1.5 इधर चला गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि x बराबर कितना होगा? तो इसमें होगा 1.5 एम्पियर। कितना होगा भाई? देखो 3 एम्पियर आया, 1.5 एम्पियर इधर जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा? बचा हुआ ही तो जाएगा। 3 में से अगर 1.5 इधर चला गया तो 1.5 इधर जाएगा, क्योंकि 1.5 और 1.5 कितना होता है? 3। तो 1.5 एम्पियर इधर आएगा, 1.5 एम्पियर यानी 1.5 का मतलब। फिर ये 1.5 एम्पियर यहाँ बी जंक्शन पर जब पहुंचा होगा तो अब इसके दो भाग हो गए वापस। देखो 1 एम्पियर इधर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वाई वाले वायर के अंदर कितना गया होगा? केवल और केवल 0.5 एम्पियर, यानी अपन कह सकते हैं आधा एम्पियर करंट गया होगा। ठीक है, अब आधा एम्पियर करंट अगर इधर आया है और सी जंक्शन पर पहुंचे और सी पर आकर के वापस से दो भाग हो गए, एक भाग इधर जा रहा, दूसरा भाग इधर आ रहा है। इधर वाला भाग अगर 0.25 है और 0.5 में से 0.25 अगर उधर गया तो सीधी सी बात है इस आई की वैल्यू कितनी होगी? तो 0.25 एम्पियर। समझ में आ गई बात? यानी जो आई का देखो, एक्स का जो मान आएगा वो आएगा 1.5 एम्पियर, वाई का जो मान आएगा वो आ जाएगा 0.5 एम्पियर, और आई का जो मान आएगा वो आएगा 0.25 एम्पियर। क्लियर? तो आपसे पूछा केवल आई का मान था, मैंने आपको एक्स, वाई और आई तीनों के मान निकाल करके बता दिए हैं, और आपको ये भी समझा दिया कि ये जो है क्वेश्चन आपके कैसे किरचॉफ के प्रथम नियम जो है उसको फॉलो कर रहा है। प्रथम नियम में यही तो था कि किसी भी संधि पर आने वाला करंट और उस संधि से जाने वाला करंट हमेशा बराबर होगा। तो देखिए आने वाला करंट 3 था, तो इसका मतलब इस ए पॉइंट से जाने वाला करंट होगा वो भी 3 होना चाहिए। तो 1.5 तो इधर जा रहा था, बचा हुआ 1.5 इधर ही जाएगा। फिर इस बी पॉइंट पर ए से बी की तरफ आने पर आ कितना रहा है करंट? 1.5 एम्पियर। अब 1.5 अगर बी पर आ रहा है तो बी से जाने वाला करंट भी 1.5 एम्पियर होना चाहिए। तो अगर 1 एम्पियर ही इधर जा रहा है तो बचा हुआ जो होगा वो इधर ही तो जाएगा। तो 1 एम्पियर इधर चला गया तो 0.5 एम्पियर जो है वो आपका इधर जा रहा है। अब बी पॉइंट को क्रॉस करके जब अपन सी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं तो सी पॉइंट की तरफ करंट कितना आ रहा है? टोटल 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर में से इधर कितना जा रहा है? इधर तो 0.25 एम्पियर। तो बचा हुआ इस वायर से ही तो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए एक्स, वाई और आई का मान आपके सामने आ चुका है, 1.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑलरेडी और आगे भी पूछा जा सकता है। हाँ, इसमें थोड़े बहुत ट्विस्ट यही डालेगा कि वायरिंग थोड़ी सी ज्यादा कर देगा, 3 भाग कर देगा, 4 भाग कर देगा, बस यही। पर आएगा ऐसा ही शाखा जैसा डायग्राम आएगा, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। करिए फटाफट इसको, करिए जल्दी से, है ना? बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख जाओ, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ। अब ये तो था प्रथम नियम पर आधारित, और प्रथम नियम तो वैसे भी बहुत सिंपल है। द्वितीय नियम हालत तो खराब करता है ना? द्वितीय नियम ही तो हालत खराब करता है भाई।
तो द्वितीय नियम का एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिएगा, काफी अच्छा डायग्राम बनेगा, आप भी ध्यान से बनाना। देखिए, ये आया अपने पास, ये बैटरी है, ये आगे आ गए। ठीक है, इधर आए, एक प्रतिरोध आ गया, ये बैटरी आ गई, ये आ गया, ये जोड़ दिया। फिर इधर एक आपका प्रतिरोध आ गया है। ठीक है, ये डायग्राम है आपका। देखो, एक बैटरी, दो बैटरी, तीन प्रतिरोध है। ठीक है, अब इनके नामकरण देखिए, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ। और आपका करंट जो है वो देखो, तो ये है 10 वोल्ट, जिसमें से करंट निकल रहा है, मान लीजिए I1, पहले ही बता दिया है। और यह प्रतिरोध है 6 ओम का, इधर करंट आ रहा है I2। ठीक है, इधर आ रहा है I3, ये है 2 ओम का, और ये है 4 ओम का, और इसमें करंट जा रहा है I2। ठीक है, कितना करंट जा रहा है? I2। और ये बैटरी ऊपर वाली है 14 वोल्ट की। ठीक है, बाकी तो सब हो ही चुका है। देखिए, ई एफ 14 वोल्ट, 4 ओम, और ये I2, ये I1 6 ओम, I2 डी, I3 2 ओम। ठीक है, बस ये डायग्राम है। और इसमें आपसे पूछा गया है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बहने वाली विद्युत धाराओं का मान ज्ञात कीजिए। यानी I1, I2 और I3 जो है, इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, तो मैं इधर लिख लेता हूं, देखिएगा, I1, I2 और I3 का मान ज्ञात करें। क्लियर? ये है आपके सामने अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। अब इसमें जो है, आपको कहीं पर भी कोई सीधे सीधे से नहीं दिख रहा होगा कि परिपथ में ऐसे या प्रतिरोध का रिजल्टेंट वगैरह निकल जाएगा, नहीं निकल सकता ना। तो अब ऐसे में अपने को क्या करना होगा, किरचॉफ के जो नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। तो मैं इस डायग्राम को अब बीच में ले रहा हूं, आप सभी लोगों ने इसको बना लिया होगा। ठीक है, और इस वाली लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूं, क्योंकि इसका अपने को अब उपयोग नहीं करना है, तो इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, आप आसानी से देख सकते हैं ना। चलो, अब देखिएगा आप, ये अपने पास एक ऊपर लूप है, एक नीचे लूप है। तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। और प्रथम नियम से सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है कि देखो, I1 करंट इधर आ रहा है, ये रहा, और I2 इधर आ रहा है। I1 और I2 दोनों मिल करके क्या बन रहे हैं, I3 बन रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं, एक तो कि I1, एक मिनट है ना, हम सीधे सीधे से ये कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 बराबर I3 होगा। ठीक है, I1 ये रहा, I2 ये रहा, दोनों आ रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, यानी I3 के बराबर होगा। तो I1 प्लस I2 बराबर I3। इसके बाद में दूसरा देखिए, अब हम ऐसा करते हैं कि हमारा जो लूप है उसके अंदर अपन चलते हैं, और कौन से लूप में, A C D B A के अंदर। ठीक है, कैसे चलना स्टार्ट करते हैं, तो देखिएगा, मान लीजिए मैं यूं चल रहा हूं, अब A से C से D। तो देखो, आप क्या कर रहे हो, माइनस से बैटरी के पॉजिटिव पर जा रहे हो। माइनस से कहा जा रहे हो आप,
पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, यानी ये वाला पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फिर इधर देखिए I1 करंट है और ये कितना है 6 ओम है। करंट भी ऐसे जा रहा है, आप भी ऐसे जा रहे हो, तो करंट और अपनी दिशा दोनों जब समान होती है तो आपको पता होगा कि आई आर जो है वो पॉजिटिव का आता है, यानी 6 गुना क्या हो जाएगा, अरे भाई 6 गुना I1। तो मैं इधर सर्किट का नाम लिख रहा हूं, देखिएगा ए सी डी बी ए में अपन ने लूप जो लिया है वो ये लिया है। ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं अपन। अब इसके अंदर जब घूमना स्टार्ट किया तो अपने पास में देखो बैटरी को तो आपको पता होगा बराबर में लिखते हैं ना, समीशन ऑफ आई आर बराबर समीशन ऑफ ई। तो ई तो इधर आएगा, पहले आई आर को लिखते हैं, तो ई को भूलो, अभी आई आर की बात करते हैं। तो 6I1, फिर इधर से यहां तक पहुंच चुके हैं डी तक। अब डी से जैसे ही चलेंगे तो I3 करंट आ रहा है और अपनी डायरेक्शन भी यही है। तो I3 और अपनी डायरेक्शन सेम है इस 2 ओम प्रतिरोध के लिए, तो यह भी प्लस का आएगा, यानी +2 इंटू I3। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा क्योंकि अब इसके अंदर कहीं पर भी कोई प्रतिरोध नहीं बचा है। तो ये प्लस ये बराबर किसके होगा, तो ये बराबर होगा जो बैटरी है इस बैटरी के ईएमएफ के, और इसका ईएमएफ पॉजिटिव आएगा। आपको कल ही बताया था कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी आप जहां भी जा रहे हो वो कौन सा साइन है, तो आप जा रहे हो पॉजिटिव में, यानी पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा 10 वोल्ट। ठीक, एक इक्वेशन तो ये बनेगी। फिर एक अपन ने ऊपर वाला सर्किट लेंगे, ऊपर वाला जो सर्किट है वो अपन लेंगे, और वो अपन ले रहे हैं सी, फिर सी से डी एफ ई सी, यानी ऐसे घूम रहे हैं अपन, है ना। कल अपन ने एक ही डायरेक्शन में घुमाया था, तो कोई विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकता है कि जब मैं 2 दिशाओं में घुमाऊंगा तो क्या होगा, तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 दिशाओं में घुमाओ चाहे 3 दिशाओं में घुमाओ, है ना। तो ऐसे घुमाया, अब मैं यूं घुमा रहा हूं, यानी पहले मैंने क्लॉकवाइज घुमाया था, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। तो देखिए क्या नाम लिया अपन ने, सी डी एफ ई सी में। तो अब अपन ने ये ऊपर वाला लूप लिया है। अब इसके अंदर जब अपन घूमना शुरू करेंगे तो अपना प्रतिरोध कौन सा आएगा, तो सबसे पहले प्रतिरोध आएगा ये वाला ही, कौन सा वाला, 6 ओम वाला। अब इस 6 ओम वाले प्रतिरोध में अभी भी करंट कितना है, तो अभी भी करंट वही I1 है, और देखो इसकी दिशा भी ऐसे है और अपनी दिशा भी ऐसे है, तो अपनी दिशा और इसकी दिशा सेम है, यानी यहां आ जाएगा 6I1। इसके बाद ये देखिए ऐसे घूमते 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 इस 4 ओम प्रतिरोध के पास जब अपन आए, तो 4 ओम प्रतिरोध में अपनी दिशा तो ऐसे होगी नीचे की तरफ, है ना। ठीक है, और करंट जा कैसे रहा है, ऐसे जा रहा है, तो देखो एक नीचे आ रहा है एक ऊपर आ रहा है, विपरीत हो रहा है 4 ओम के लिए, यानी माइनस साइन के साथ आएगा, तो -4I2। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो देखिए इस वाली अगर बैटरी को कंसीडर करते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं और इसमें भी नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी दोनों की दोनों बैटरियों का जो ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है, वो जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 10 + 14 हो जाएगा। ठीक है, डरिएगा मत, अगर नहीं समझ आया है वापस से समझाऊंगा। तो अब देखिए एक इक्वेशन ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है, आसानी से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास I3 का मान I1 और I2 में है ना, वो यहां पुट करो, तो 6I1 + 2, I3 की वैल्यू क्या है, I3 की वैल्यू है I1 + I2 बराबर अपने पास है कितना, 10।
थोड़ा सा इसमें ये रहेगा भाई, जरूर है ना, इसमें अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता कि इसके अंतर्गत आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग आपको फास्ट आना चाहिए, तो ये जल्दी जल्दी सॉल्व होता है। मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना समय लग रहा है, अन्यथा ये क्वेश्चन जब आप खुद करोगे तो मात्र 1 मिनट के समय में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका और भी ट्रिक भी बताई जाएगी आपको, है ना, पर पहले अपन को ये किरचॉफ के नियम से करना है, इसलिए वो नियम पता होने चाहिए। बाद में ट्रिक भी बताई जाएगी कि यहाँ 0 ले लो या 10 ले लो, सॉल्व हो जाता है, मैं बता दूंगा अभी। फिर देखो, अब ये आ जाएगा 6i1 प्लस 2 का गुणा हुआ तो 2i1 प्लस 2i2 बराबर 10। अब देखो, 1 मिनट, ये i1 था, तो ये आ गया i1। अब 6 और 2 8 i1 हो जाएगा ये तो, है ना, और ये हो गया 2i2 बराबर 10। क्लियर। और इधर वाले को अगर देखें, ये वाली इक्वेशन को, तो कितना है, 6i1 माइनस 4i2 बराबर 24। तो ये यहां लिख रहा हूं मैं अब सीधे सीधे से, 6i1 माइनस 4i2 बराबर 24। ठीक है। अब ये दो इक्वेशन जो अपने पास आई है, इनको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूं, किसी को हो सकता है नहीं दिख रहा हो, है ना, और इसको ऊपर भी कर देता हूं, ये ले। अब देखिए, 8i1 प्लस 2i2 बराबर 10 है, और एक है 6i1 माइनस 4i2 बराबर 24। ठीक है, आप क्या करिए, इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाली समीकरण का 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाली समीकरण का 2 से गुणा करोगे तो उसको यहां लिख लो, 16i1 प्लस का 4i2 और बराबर ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को आप सीधे सीधे जोड़ दीजिए, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसको और इस समीकरण को, इसको और इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो देखो, 6 और 16 इतना आ जाएगा, तो 6 और 16 हो गया आपका 22i1। ठीक है, कितना हो गया, 22i1 प्लस प्लस का 4i2 माइनस का 4i2। प्लस और माइनस जब बराबर में होते हैं तो जीरो हो जाते हैं, तो +4 -4 हो गया 0, यानी खेल खत्म। और ये बराबर साइन, ये 24 और 20 हो गया 44। तो इधर से i1 बराबर कितना आ जाएगा, 22 से ये कटेगा 2 बार, तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। i1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब इस i1 की वैल्यू 2 को आपकी इच्छा करे तो इस समीकरण में पुट करो, चाहे इस समीकरण में पुट करो। मेरी इच्छा कर रही है मैं इसमें पुट करूं, तो देखिएगा मैं इधर पीले पेन से कर रहा हूं, है ना। थोड़ा सा ये लेंथी होता है कैलकुलेशन, लेकिन आपको ये क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से करने जाओगे तो इससे भी ज्यादा लेंथी होते हैं। ये क्रिचॉफ्स का नियम की विशेषता है कि ये फिर भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करवा देते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ती है। i1 बराबर 2 आ गया है, इस i1 बराबर 2 को मैं आपके जो भी इच्छा करे उस समीकरण में पुट कर दो। मैं पुट कर रहा हूं इस वाली में, ताकि i2 निकल जाए, और i2 और i1 दोनों आ गए तो दोनों को जोड़ेंगे i3 आ जाएगा, है ना, बस सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसमें पुट करता हूं, तो देखो 6 इंटू i1 यानी कि 2 माइनस 4 इंटू i2 बराबर ये हो गया 24। अब देखो 6 दूनी 12 माइनस का 4i1, तो ये -4i2 ऐसे कैसे रख लो, और ये 24, और ये प्लस के 12 था इधर ले आए, ये हो गए -12। ठीक है, इतनी बहुत तो कैलकुलेशन आती होगी, 12वीं पास हो आप सभी। -4i2 बराबर 24 -12, ये हो गया 12। 4 से इसको काटेंगे तो i2 बराबर हो जाएगा -3। अब ये -3 आया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। -3 का केवल और केवल इतना मतलब है कि जो आपने दिशा ली है i2 के लिए, देखो i2 की दिशा अपन ने मानी ऊपर जा रहा है, लेकिन i2 ऊपर जा रहा होता तो ये प्लस में आता,
माइनस में आया है, इसका मतलब I2 ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, I2 नीचे की तरफ जा रहा है, तो दिशा का फर्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड तो 3 एम्पियर ही रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जो आंसर निकाला वो नेगेटिव आया, ऑप्शन में सभी पॉजिटिव है, तो आप उसी मैग्नीट्यूड के इक्वल जो पॉजिटिव आंसर हो उसको टिक कर सकते हो। दिशाओं का अलग, अब दिशा देखो, एक बार अपन ने ये वाली ली है, एक बार ये वाली ली है, तो इस वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव साइन में फर्क आ सकता है। हो सकता है कि आप इसको ऐसे घुमाते और इसको ऐसे घुमा देते तो रिजल्ट अलग आता। रिजल्ट अलग आता मतलब क्या, ये 3 एम्पियर और ये 2 एम्पियर ये चेंज होता नहीं, केवल और केवल चेंज आता साइन के अंदर। मेरे जैसे कि I1 की वैल्यू 2 एम्पियर प्लस की आई है, हो सकता है आपके ये माइनस की आती और ये प्लस का 3 एम्पियर आता। ठीक है, तो साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल दिशा को प्रदर्शित करता है। I1 और I2 दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए I1 की वैल्यू कितनी है, एक मिनट है ना, वाइट ले लेता हूं। I1 की वैल्यू कितनी है, तो I1 बराबर है 2 एम्पियर और I2 बराबर कितना है, माइनस का 3 एम्पियर, तो I3 बराबर कितना होगा, तो -3 प्लस का 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1 एम्पियर। समझ में आ गई बात, बस। तो I1 निकल गया, I2 निकल गया, I3 निकल गया। यही आपसे पूछा जाएगा कि I1 बताइए, I2 बताइए, I3 बताइए। इनमें से हो सकता है कि किसी एक दो की वैल्यू देकर के आपसे किसी रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाए, हो सकता है किसी बैटरी के ईएमएफ के बारे में पूछा जाए। तो आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है जैसे अपन ने यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर करी है। सबसे पहले क्रिचॉफ्स का प्रथम नियम जो है उसके अनुसार आप जितने भी जंक्शन हो उधर से करंटों के बीच में, धाराओं के बीच जो संबंध आ रहा हो वो लिखें। उसके बाद में उसमें जितने लूप हो उन सभी लूप का सिलेक्शन करें। तो जैसे यहाँ 2 लूप थे, एक ऊपर और एक नीचे, तो 2 लूप हो गए, तो दोनों लूप ले लिए, ए सी डी बी ए और सी डी एफ ई सी। क्लियर। इसके अलावा और भी लूप हो सकते हैं, कई बार इसके बीच में इधर भी एक लूप घुसा दिया जाएगा, यानी ऊपर के 2 लूप नीचे 3, तो टोटल 3 लूप हो जाते। तो फिर 3 अपने को जो है अलग अलग ऐसी समीकरणें बनानी पड़ती, और उन समीकरणों को बनाने के बाद केवल और केवल ऐसे कैलकुलेशन करनी है और कैसे भी करके I1, I2 और I3 का मान आपको निकालना होता है। इन्हीं क्वेश्चन को अपन बहुत आसानी से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये मेथड आता होगा तो जो वो ट्रिक है वो, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे लगाऊं क्या करूं, तो वहां पर ये क्रिचॉफ्स के नियम लग जाएंगे और आसानी से आंसर आ जाएगा। इनकी जब आप ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को ही जो है ट्रिक पता चल जाएगी कि आखिर में ये जो प्रवीण सर हमें ट्रिक बताते हैं वो कैसे, उन्हीं मेथड को जब बार बार प्रैक्टिस में लाया जाता है तो उन्हीं में से ये ट्रिक निकल करके आती है। कोई भी टीचर अपने घर से बैठ करके कोई अलग से रिसर्च पेपर करके नहीं निकालता है, वो बार बार अपनी मेहनत से, अपनी प्रैक्टिस से और अपने दिमाग को यूज करते हैं गणित के अंदर, और छोटी छोटी ट्रिक्स आपके लिए निकाल कर लाते हैं। आप इसको नोट डाउन करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों ने मेरे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोगों ने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो आज आपने क्रिचॉफ्स के प्रथम नियम और द्वितीय नियम पर आधारित क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है कि कैसा इसमें क्वेश्चन आ सकता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम अगली क्लास के अंतर्गत व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो जिसे अपन व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, मीटर सेतु है, विभव मापी है, उनके बारे में बात करेंगे, और उन पर आधारित भी एक एक दो दो क्वेश्चन करके अपन जो है इस टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्दी।